राधे राधे भाई सभी को। अपन पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की मौलिक अधिकारों के बारे में, है ना। तो जो अपना संविधान का भाग 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जनता को, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। 3 उसके सेशन हुए थे, है ना। और आर्टिकल 35 तक अपन बात कर चुके थे। अब हम आगे जो भारतीय संविधान का भाग 4 है जिसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, उनके बारे में बात की गई है। उनके बारे में जानेंगे क्या क्या है, किस किस आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, जब हम DPSP की बात करते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, है ना। अब देखो, जब हम बात करते हैं DPSP की तो भाग 4 में बात की गई है और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक बात की गई है इसमें ना। आर्टिकलों में प्रावधान किए गए हैं। अब देखो, DPSP होता क्या है? दरअसल ये राज्य सरकार को एक रूप से अधिकार दिए हुए होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार दिए होते हैं वो जनता को दिए होते हैं। DPSP राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को अधिकार देती है। क्या अधिकार देती है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ जो समझने की वो ये है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने इन अधिकारों का उपयोग नहीं करती है, अपने जो उसको दायित्व दिए गए हैं उनका वह उपयोग नहीं करती है, उनको वह नहीं पूर्ण करती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप इसकी कहीं भी अर्जी नहीं लगा सकते। यानी कि जो DPSP है वो कैसे हैं? न्याय संगत हैं, वह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आप उन पर चर्चा नहीं कर सकते, आप उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर रखनी है ना। अब अपन हर एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या किस किस आर्टिकल में बात की गई है। देखो, जब हम आर्टिकल 36 की बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 35 तक अपन बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आर्टिकल 36 के बारे में बात करते हैं तो इसमें किसकी डेफिनेशन दी गई है? राज्य की डेफिनेशन दी गई है ना। अब राज्य की डेफिनेशन से मतलब क्या है कि भाई केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकार क्या है और स्थानीय स्वशासन, इन सारी चीज़ों के बारे में किसमें डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है। अच्छा, इस प्रकार की एक परिभाषा आर्टिकल 12 की भी बात करते हैं ना, आर्टिकल 12 में, लेकिन उनमें मौलिक अधिकारों में साथ में उनमें डेफिनेशन दे रखी थी। लेकिन इस आर्टिकल 36 में राज्य और केंद्र सरकार और इनके साथ साथ नीति निदेशक तत्व क्या हैं उनकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, इतनी सी बात। क्योंकि इसके बाद देखो, कोई भी जो भाग है, अपना पार्ट है संविधान का, उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वह फर्स्ट आर्टिकल उसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी डेफिनेशन को बताता है, और यही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं भाई आर्टिकल 37 की, किसकी? आर्टिकल 37 की। तो आर्टिकल 37 में कहा गया है कि भाई ये जो नीति निदेशक तत्व है ना, ये वाद योग्य नहीं है ना। कैसे वाद योग्य नहीं है? वाद योग्य नहीं है मतलब क्या है कि आप यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ना, कि भाई राज्य सरकार देखो हमको अधिकार दिया था कि स्त्री और पुरुष को समान काम यदि करते हैं तो उनको समान सैलरी मिलेगी, यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इतनी सी बातें हैं कि समझ। और लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। देखो, ये जो नीति निदेशक तत्व हैं इनमें बात की गई कि भाई सरकार को कौन कौन से काम करने, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं अपने राष्ट्र को विकसित बनाने की, इसको एक तरीके से आदर्श राज्य बनाने की बात करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे SC OBC किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके विकास की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें भी बात की गई है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कानून बना चुकी है, लेकिन बहुत सी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना पाई है। तो वो सारी चीज़ें किस में हैं? वो सरकार इसमें है, DPSP में है। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि भाई ये जो DPSP है वो क्या है? वाद योग्य नहीं है, आप इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो आर्टिकल 38 में किसकी बात की गई है? लोक कल्याण की बात की गई है। किसकी? लोक कल्याण की बात की गई है। अब लोक कल्याण के मतलब क्या है? देखो, जब हम लोक कल्याण की बात करते हैं भाई लोगों का कल्याण करना, किस तरीके से करना? देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है भाई? समानता होती है। और हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें कितनी समानताओं के प्रावधान है भाई? 3 समानताओं की बात की गई है। कौन कौन सी? एक तो सामाजिक समानता है, और एक आर्थिक समानता है,
और एक आर्थिक समानता है ना। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता, इन 3 समानताओं की बात की गई है ना। अब देखो ओवरऑल कहने की बात यह है, देखो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि यार लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होगा जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी। अच्छा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी कब होगी? जब उसमें समानता का भाव होगा। अब यार हम बहुत से लोगों को ऐसा कर दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो आप समानता नहीं दे रहे, तो आप हाँ लोकतंत्र ज़्यादा सफल हो भी नहीं सकता। अब जब लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले लोक कल्याण की बात करते हैं, भाई लोगों को कल्याण करना है तो सबसे पहले सामाजिक समानता होनी चाहिए, यानी कि समाज के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। आर्थिक समानता होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि एक वर्ग ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अमीर है और एक वर्ग ऐसा जो बहुत ज़्यादा गरीब है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक समानता, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, फिर चाहे वह मेल हो, फिर चाहे फीमेल हो, फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीतिक समानता की बात की गई है ना, किसमें? आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की बात की गई है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 की। किसकी? आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 में क्या बोला गया है? आर्टिकल है ना, सुनते चलिएगा जनाब। आर्टिकल 39 है ना, देखो आर्टिकल 39 में क्या बोला गया है कि भाई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना, यदि वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उनको समान सैलरी दी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अपन जेंडर इनइक्वलिटी को ध्यान में रखें, अपन लैंगिक भेदभाव कर दें, ऐसा नहीं। फिर चाहे वह मेल हो, फिर चाहे वह फीमेल हो, यदि वो दोनों एक ही काम को अंजाम दे रहे हैं, यदि वह एक ही काम को कर रहे हैं, तो उनको समान सैलरी दी जाएगी। ये चीज़ देखो, बात भाई वर्तमान में यदि हम बात करें, एक मनरेगा अपनी जो विश्व की सबसे बड़ी श्रम देने वाली एक योजना है हमारे देश की, उसमें अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो भागीदारी होती है वो महिलाओं की होती है ना। अब ऐसा नहीं है कि उसमें पुरुष नहीं जाते, पुरुष भी जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। वहाँ पर प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष, है ना, कोई भी हो, उनकी जो दिन भर का जो वेतन होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि भाई महिलाओं का कम हो, है ना, आदमियों का ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। उन सबका फिक्स होता है क्योंकि वो सेम काम कर रहे हैं, एक जैसा ही काम करते हैं। इसलिए किस में बात की गई है? आर्टिकल 39 में किसकी बात की गई? भाई स्त्री और पुरुष यदि वो दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उन दोनों को ही क्या समान सैलरी दी जाएगी। अब एक इसी का ही सब पार्ट है 39 का खा, है ना, और उसमें बात की गई है किसके? सहकारी समिति के बारे में। किसकी? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, है ना। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जब सरकार और कोई प्राइवेट आदमी दोनों मिलकर कोई कंपनी स्थापित कर देते हैं, कोई है ना, तो उस समिति को क्या बोलते हैं? सहकारी कोऑपरेटिव समिति बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव कंपनी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 में किसकी बात की गई है? ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है ना। अब देखो ये जो आर्टिकल 40 है, अब एक चीज़ को समझना, देखो आर्टिकल 40 में किसके बारे में बात की है? बोला ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। अब ये तो डीपीएसपी है। अब डीपीएसपी क्या कहता है कि भाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है वह डीपीएसपी को ध्यान में रख करके देश में विकास करने के तौर पर इसमें कानून बना सकती है। अब हम देखें ग्राम पंचायत का कानून जो है बना हुआ है, हमने संविधान संशोधन किए थे, कौन सा? 73वां और 74वां, जिसमें 73 में अपन ने बात की पंचायती राज के बारे में और 74 में बात की थी अपन ने स्थानीय स्वशासन के बारे में। दोनों आ चुके हैं, है ना। तो वो किसका परिणाम है? वो आर्टिकल 40 का परिणाम है। यानी कि भाई इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही तो राज्य सरकार है चाहे फिर केंद्र सरकार है, वो कानून वो बना रही है, वो एक्ट बना रही है, वो संविधान संशोधन कर रही है ना। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो किसके बारे में बात की गई? ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई, है ना। अब देखो ये जो ग्राम पंचायत वाला पॉइंट है ना, इसमें एक चीज़ अपने को विशेष ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि देखो जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं हमारे देश की, मतलब जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों को यहाँ देश से भगाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस बीच में हमने देखा कि 3-4 कंट्रोवर्सी हमारे सामने निकल के आती हैं। कौन कौन सी? एक है कांग्रेस की और एक है मुस्लिम लीग की, है ना। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है। क्या था भाई? स्टार्टिंग में कांग्रेस को कहा जाता था कि भाई ये केवल हिंदुओं को संरक्षण देती है, हिंदुओं की पार्टी है, इसमें हिंदुओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, मुस्लिमों को भागीदारी कम है, इसलिए तो ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई मुस्लिम लीग की तरफ, है ना। एक कंट्रोवर्सी तो इसके बीच में चलती है कि स्टार्टिंग में कांग्रेस ने जो है कि हिंदुत्व को बढ़ा दिया, हिंदू पार्टी को ज़्यादा समर्थन दिया, है ना, ऐसी बातें निकल के आई। एक और कंट्रोवर्सी थी, वो किसकी थी? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, है ना। अच्छा, अंबेडकर जी कौन? भाई साहब ये तो दलित लोगों के एक तरीके से भगवान समझिए उनको तो, है ना, ये तो प्रमुख नेता दलितों के। अच्छा, गांधी जी सर्व समाज के लोग थे कि भाई सभी
वर्ग के लोगों को साथ लेके चलना है, फिर चाहे हरिजन हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को सबको साथ में लेके अपने को साथ में चलना है। लेकिन जो अम्बेडकर जी हैं वो दलितों के तो एक तरीके से मतलब भगवान थे, है ना, दलितों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से भुगते थे, है ना, और उनकी बात भी सही थी। तो इसमें ये कंट्रोवर्सी निकल के आती है कौन सी, अम्बेडकर जी के बारे में और गांधी जी के बारे में, है ना। क्या कंट्रोवर्सी थी भाई, जब संसद में यदि आपका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, यदि आपकी वहाँ पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा, भागीदारी ज़्यादा है, तो आपकी बात भी ज़्यादा सुनी जाएगी, आप मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हो। यही बात क्या थी, यही बात दलितों के लिए थी ना। तो अम्बेडकर जी ने कहा किससे, अंग्रेजों से, कि भाई दलितों के लिए हमको एक अलग से पृथक निर्वाचक प्रणाली दो, या फिर हमें अलग से ऐसी प्रणाली बना के दो जिससे कि हम अपनी भागीदारी को बढ़ा सकें, है ना। अब गांधी जी को लगा कि यार इस तरीके से चलेंगे तो क्या देश विभाजित हो जाएगा, पहले ही मुस्लिम लीग स्थापना हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या है, मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ हो गया है, पहले ही देश टूटने के कगार पर है। यदि ऐसे दलित समाज और अलग हो जाएगा तो फिर देश और ज़्यादा विभाजित हो जाए। तो गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया, और ये जो कंट्रोवर्सी हमेशा निकल कर आती है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है, ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है। अब यदि आर्टिकल 41 की बात करते हैं, किसके, आर्टिकल 41 की, तो आर्टिकल 41 में किसके बारे में बात की गई है, आर्टिकल 41 में किसके बारे में बात की गई है, आर्टिकल 41 में, इसमें कुछ दशाएं हैं, मनोचित दशाएं हैं, उनके बारे में बात की गई है। कौन कौन सी दशाएं हैं भाई, इसमें कहा गया है कि यदि कोई आदमी बूढ़ा ज़्यादा है, यानी बुढ़ापे में, या फिर कोई विकलांग है ना, विकलांग है, या फिर एजुकेशन के लिए, EDUCATION, है ना, एजुकेशन, इन क्षेत्रों में कुछ प्रावधान कर सकते हो, इन क्षेत्रों में कुछ रिजर्वेशन दे सकते हो। और यह चीज़ हम देखते भी हैं आसपास, भाई दशाएं हैं, कोई विकलांग है उसको रिजर्वेशन दे रखा है ना, बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी एजुकेशन का प्रावधान है अपने आर्टिकल, इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, उसको आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल में, है ना। तो आर्टिकल 41 में किन किन की बात की गई है कि भाई जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सरकार को इनकी सहायता करनी है, बुढ़ापे में, भाई बुढ़ापे जो लोग हैं, बूढ़े बड़े लोग हैं, उनकी हेल्प करनी है, किसके रूप में, भाई पेंशन दे सकते हो, विकलांगों को भाई साहब आप रिजर्वेशन दे सकते हो सरकारी नौकरियों में, इस तरीके से हेल्प कर सकते हो, है ना। तो आर्टिकल 41 में किसकी बात करी है, दशाओं की बात की गई है ना। आर्टिकल यदि 42 की बात करें, आर्टिकल 42 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 42 में बातचीत की गई है भाई साहब प्रसूति सहायता, किसके बारे में बात की गई है, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता के बारे में मतलब क्या है, ये और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, न्याय संगत, है ना, है ना। देखो प्रसूति सहायता के बारे में बात करें तो आर्टिकल 42 में ये मतलब कहा गया था कि भाई जो लेडीज़ है यदि वह प्रेग्नेंट है तो उसको जो डिलीवरी हुई है उससे 6 महीने पहले और 6 महीने बाद उसको क्या है सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उसकी जो कहीं ऐसा नहीं कि भाई यदि वो गवर्नमेंट जॉब में तो आप उससे धड़ाधड़ काम कराए जा रहे हो, नहीं, उसको कुछ फैसिलिटी देनी पड़ेंगी आपको, उसके कुछ लिए प्रावधान किए जाएंगे, उसको सहायता करनी है ना। तो इस तरीके के आर्टिकल 42 में कुछ चीज़ें लाई गई। आर्टिकल 43 की बात करते हैं, आर्टिकल 43 में, तो आर्टिकल 43 में बात की गई है भाई किसके बारे में, आर्टिकल 43 में बात की गई है निर्वाह मजदूरी, कौन सी, निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 में किसके बारे में बात की है, निर्वाह मजदूरी। अब निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या है भाई, निर्वाह मजदूरी का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम उसके पास इतनी मजदूरी तो होनी चाहिए, इतना रोज़गार उसके होना चाहिए ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, अपना पालन पोषण कर सके, इतना उसके पास रोज़गार होना चाहिए। तो ये कौन सी बात करता है, ये आर्टिकल 43 बात करता है। और आर्टिकल यदि 44 की बात करते हैं, किसकी, आर्टिकल 44 के बारे में, तो इसमें यूसीसी के बारे में बताया गया है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, ये गोवा में लागू हो चुका है ना। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि भाई सभी कोई भी कम्युनिटी का लोग हो, है ना, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सब के लिए एक ही कानून होगा, एक ही उनके लिए मैरिज के कानून होंगे भाई, शादी वगैरह के एक ही कानून होंगे, है ना। तो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक पूरे देश के लिए एक तरीके का कानून होगा। ऐसा नहीं कि भाई मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कोड अलग है ना, हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, वह ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक जैसे ही नियम होंगे। आर्टिकल किसमें, 44 में बात की गई है। हालांकि पूरे देश में अभी ये लागू नहीं हुआ है, इस पर हमेशा राजनीति देश में गरमाई रहती है, जब जब चुनाव आते हैं ये आपको मुद्दा सुनने को मिलता होगा, है ना। गोवा इसको लागू कर चुका है, ठीक है। अच्छा, यदि हम आर्टिकल 45 की बात करते हैं, किसमें, आर्टिकल 45 में,
तो आर्टिकल 45 में बात की गई है भाई एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, है ना। आर्टिकल 45 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 45 में किसकी बात की है? प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कम से कम 8वीं तक की तो शिक्षा देनी ही देनी है। किसको? सरकार को, है ना। देखो एक चीज़ समझना है, 0 से 6 साल का जो बच्चा है ना उसको तो हेल्थ के लिए, है ना, भाई उसकी हेल्थ पे ध्यान देना है। और जो 6 से 14 साल का बच्चा है उसकी प्राइमरी एजुकेशन, है ना। ये दोनों चीज़ें सरकार के द्वारा खुद कराई जानी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है जनाब कि ये केवल कहा गया है, अब सरकार चाहे तो इस पर काम कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अब इस पर अपन डिबेट भी नहीं कर सकते कि इसको अपन न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि भाई सरकार को ये काम करना है, उसके ऊपर मर्जी है ना। आर्टिकल 45 में ये बात की गई है। आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 46 में बात की गई है कि भाई समाज के जो भी पिछड़े वर्ग हैं ना, जैसे कि हम SC ST की बात करें, SC ST की बात करें तो बोला कि ये जो समाज है, जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको जो सरकार है वह इनको प्रोत्साहन देगी, इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देगी। फिर चाहे वह रिजर्वेशन हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, जिस तरीके से इनकी स्थिति को सुधारा जा सके, है ना, समाज में इनकी स्थिति को उन्नत किया जा सके। इसलिए क्या है, सरकार जो आर्टिकल 46 के तहत क्या है, SC ST समाज को कुछ संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है। आर्टिकल 47 की बात करें, आर्टिकल 47 में बात की गई कि भाई जो राज्य है वह देश में देशवासियों को पोषण युक्त आहार दिलाएगा। क्या? पोषण युक्त आहार दिलाएगा, है ना। खाना पीना होगा वो कम से कम पोषण युक्त होगा, उसमें सब तरीके के न्यूट्रिशन होने चाहिए। और जो नशीले पदार्थ हैं, कैसे नशीले पदार्थ, जैसे दारू धप्पड़ हुए, है ना, अफीम हुआ, चरस हुआ, गांजा हुआ, ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए इन चीज़ों पर। और जो पोषण युक्त आहार है ये होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 47 में बात की गई है ना। अब यदि हम आर्टिकल 48 की बात करते हैं तो आर्टिकल 48 में किसके बारे में बात की गई है? आर्टिकल 48 में बात की गई है भाई कि जो भी दुधारू पशु हैं, है ना, और कृषि के क्षेत्र में आर्टिकल 48 में क्या बात की गई भाई, कृषि को ध्यान में रखकर और जो भी पशुपालन है ना, इन दोनों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों को ध्यान में रखकर सरकार को पॉलिसी बनानी है। और पशुपालन में मेन रूप से जो आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण पशु हैं, जैसे कि अपन गाय की बात करें, फिर चाहे भैंस की बात करें, बोला कि इनका संरक्षण तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को ही ठीक करेंगे, है ना, हमारे आर्थिक सहयोग में, आर्थिक वृद्धि में ही सहयोग करेंगे। इसलिए इन पर भी सरकार को काम करना। तो ये किस में बात की गई है? आर्टिकल 48 में बात की गई है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें। क्या ध्यान रखना है? जब अपन कृषि की बात करते हैं तो कृषि में अपन मेन चीज़ और बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? अपन पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं ना, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। और उसके साथ साथ वन्यजीव संरक्षण की भी बात करते हैं, है ना, वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं। बोला कि इसको भी संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ना। इसको जोड़ा गया और बाद में अपन ने देखा इसको 48A में जोड़ा गया, और बाद में इसके साथ साथ इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया ना। हालांकि मैं इसके बाद जो 51A में जो अपने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो ये वन्य जीव संरक्षण का जो कर्तव्य है या पर्यावरण संरक्षण का जो अपना कर्तव्य है, इसको जोड़ा गया है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। यदि हम आर्टिकल 49 की बात करते हैं, आर्टिकल 49 की बात करते हैं, 49 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 49 में किसके बारे में बात की गई है भाई? आर्टिकल 49 में बात की गई है अपने कि जितनी भी जो धरोहर हैं हमारे देश की, साथ में इमारतें हैं, है ना, साथ में पुरातत्व की जो चीज़ें हैं, जो पुरानी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना है भाई। ताजमहल है, लाल किला है ना, इंडिया गेट है, ये जैसे कि लोथल हुआ, है ना, कालीबंगा हुआ, ये पुरातत्व की चीज़ें हो गई, इमारतें हो गई आपकी, है ना, जो प्रमुख धरोहर हैं जैसे हम्पी वगैरह हो गए, इनका संरक्षण करना ताकि इनसे हमारे देश की पहचान होती है, हमारे देश के अतीत का पता चलता है, इतिहास का पता चलता है। तो बोला इनके भी संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये किस में बात की गई? आर्टिकल 49 में बात की गई। आर्टिकल 50 में बात करते हैं भाई। आर्टिकल 50 में क्या बात की गई? आर्टिकल 50 में कहा गया है कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटरी, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये दोनों पृथक होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाए। किस तरीके का संबंध? आज भाई मान लेते हैं यदि कि भाई केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेती है ना, और उस फैसले को यदि वह हमारे मौलिक अधिकारों को यदि वो कहीं ना कहीं
क्षति पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो हम कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कम से कम हम अपील तो कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आपस में मिली हुई हों, आपकी जो न्यायपालिका है वह आपके इस प्रस्ताव को ठुकरा दे, जो न्यायपालिका है वो आपकी अपील को ठुकरा दे, तो क्या होगा? क्या आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो? क्या आप अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, है ना। तो आर्टिकल 50 में बोला गया है भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों ही पृथक होनी चाहिए, दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि बात करते हैं हम आर्टिकल 51 के बारे में, तो आर्टिकल 51 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 51 में बात की गई है कि भाई हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, कैसी अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के बारे में बात की गई है कि भाई हमको देश विदेश के स्तर पर हमको शांति बनाए रखनी है। और ये हमारी बहुत पुरानी मतलब विदेश नीति है। किसके बारे में, है ना, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो परमाणु परीक्षण है और ये जो हमारा देश, हमारा परमाणु संपन्न देश हुआ है, यदि कोई हमें छेड़ेगा, है ना, हालांकि हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई छेड़ेगा तो हम उसको बाद में छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये एक हमारी पॉलिसी है, विदेश पॉलिसी, और ये उसी का एक सूचक है, एक तरीके से समझिए अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते का, कि यानी कि हम पहले ही शांति के पक्ष में, किसी भी तरीके के युद्ध के विरोध में हैं। ये जो युग है ये युद्ध का नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आर्टिकल 51 में दी गई हैं। तो इस तरीके से जो DPSP है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ये कंप्लीट आपके कुछ समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।